student, myself RK Gupta. Today I am going to discuss about the zero vector and unit vector in this video. Go. तो जो जीरो वेक्टर होता है, हम देखेंगे कि जीरो वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, जीरो वेक्टर को किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हम देखेंगे कि जीरो वेक्टर की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यदि हम देखें जो जीरो वेक्टर होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। यदि हम सिंपल सा लिखें, यदि यहाँ जीरो है और ये जीरो, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जब ऐसा सिंपल सा जीरो लिखा है तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर जब ये जीरो के ऊपर यहाँ पर एरो सिंबल लगा है तो दिस इंडिकेट द वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगा, यह जीरो वेक्टर है और यह क्या होगा, जीरो होगा। इस दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो जीरो वेक्टर होगा यह वेक्टर क्वांटिटी होगा और यहाँ यह जीरो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब जो डेफिनेशन होगी जीरो वेक्टर की कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे। मीन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, it is also called नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या तो उसे हम जीरो वेक्टर कहेंगे या तो उसी को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। जीरो वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम किस प्रकार इंडिकेट करते हैं, मैंने बताया कि जीरो वेक्टर को हम सिंपल सा जीरो के ऊपर क्या कर सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं, या हम जीरो को हम क्या करते हैं, बोल्ड कर दें। जीरो को हम क्या कर दें, बोल्ड कर दें, तो यह वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। अब चूंकि जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो जीरो है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो आर्बिट्रेरी, और एक वर्ड आएगा आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई जीरो है तो इसका हम किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, इसका चूज कर सकते हैं। मीन इट कैन बी टेकन एज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आर्बिट्रेटरी, मतलब हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो डायरेक्शन का क्या होगा, कोई विशेष मीनिंग नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन शो नहीं करेगा, इसकी डायरेक्शन किसी कोई भी डायरेक्शन ली जा सकती है। तो एक वर्ड आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो हम कहेंगे आर्बिट्रेरी, मतलब हम स्वेच्छा से कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ जीरो वेक्टर। फिजिक्स में जीरो वेक्टर की, वेक्टर अलजेब्रा में जीरो वेक्टर की क्या नीड है, हमको जीरो वेक्टर की स्टडी क्यों करना जरूरी है, तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है और इसमें हम इसके निगेटिव वेक्टर को ऐड कर दें, कोई वेक्टर हमारे पास ए है और इसका निगेटिव वेक्टर ए है, तो दोनों को जो सोल्यूशन होगा, ए में इसके निगेटिव वेक्टर को ऐड करने पर जो क्वांटिटी मिलेगी, दैट क्वांटिटी इज जीरो वेक्टर। मींस यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, उसके निगेटिव वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट ए जीरो वेक्टर। सेकंड वन है, हमारे पास लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, और यदि हम इसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल आल्सो गेट जीरो वेक्टर। ये क्या होगा, हमको जीरो वेक्टर मिलेगा। जो थर्ड वन है, यदि हम देखें कि हमारे पास जीरो कोई क्वांटिटी है, जीरो से यहाँ जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो क्या है, स्केलर है, और यदि हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। मीन्स यहाँ वेक्टर ए को हम जीरो, सिंपल जीरो है, यह स्केलर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करने, किससे, वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। जीरो इंटू ए वेक्टर का मीन जीरो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो दिस इज द नीड ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, यदि हमारे पास कोई गिवन वेक्टर ए है, यदि इसमें हम जीरो वेक्टर ऐड करें तो वी विल गेट वेक्टर ए। किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करने पर क्या मिलेगा, हमको वेक्टर ए मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है
क्या वेक्टर ए में सिंपल जीरो को ऐड किया जा सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस जीरो? यह ऑपरेशन नहीं होगा, यह कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मेन वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना है। मेन यदि हम सोचें कि वेक्टर ए प्लस जीरो क्या है, इसको हम वेक्टर ए देंगे, यह वेक्टर ए होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सिमिलर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ यह वेक्टर है और यहाँ ये क्या है, जीरो स्केलर है, तो ये दोनों का ऐड नहीं होगा। तो हमको क्या है, किसी वेक्टर से वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, ये ध्यान रखना है। सेकंड वन हम देखें, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि हमारे पास कोई गिवन वेक्टर ए है और इसे हम जीरो वेक्टर क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट सेम वेक्टर। मींस यदि किसी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं या हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी विल गेट सेम वेक्टर, हमको वही सेम वेक्टर क्या होता है, मिलता है। थर्ड वन यदि हम देखें, यदि हमारे पास कोई जीरो वेक्टर है और यहाँ पर लैम्डा कोई, यहाँ लैम्डा कोई हमारा स्केलर क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट जीरो वेक्टर। मीन स्केलर क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि जीरो और जीरो वेक्टर में क्या है, डिफरेंस है। to go, अब देखेंगे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो वेक्टर। जो जीरो वेक्टर है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यह ध्यान देंगे। तो नंबर एक हम देखते हैं, यदि हमारे पास दिस इज द origin and this is the x axis and this one is the y axis, this is the x axis and this is the y axis। तो यहाँ पर यदि कोई पार्टिकल ओरिजिन पर ही है, कहाँ पर है, ओरिजिन पर ही है, अर्थात इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनस पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनस पॉइंट सेम है, ओ है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वह पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। किसका पोजीशन वेक्टर जीरो होगा, यदि कोई पार्टिकल ओरिजिन में है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। जो ओरिजिन होता है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है, जीरो है। मीन उसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है और उसका जो टर्मिनस पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनस पॉइंट दोनों क्या है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनस पॉइंट, बोथ आर कोइंसाइड, दोनों एक ही स्थान पर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन होगा वह क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। दिस वन इज द फर्स्ट वन। अब नंबर दूसरा हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चीज एक पार्टिकल किसी प्लेन में मूव कर रहा है, किसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसका पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी जो पोजीशन है वह क्या है, एक्स वाई है। अब यदि यह पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है, मीन जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल पी क्या है, एट रेस्ट पे है, तो उस समय जो P का डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। तो हम सेकंड क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट गिवन इंटरवल इज जीरो वेक्टर। मीन ऐसा पार्टिकल जो अपने स्थान पे रेस्ट में है, वह मूव नहीं कर, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो अपने पोजीशन से शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। go, थर्ड वन देखते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी होगी, क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है वह एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज आल्सो जीरो वेक्टर। मीन्स यदि किसी पार्टिकल का यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यदि हम देखते हैं जो वेक्टर होता है हम आगे इसको डिफाइन करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम इंटरवल। अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वह क्या हमको मिल रहा है, जीरो वेक्टर मिल रहा है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी वह भी क्या होगी, हमारे जीरो वेक्टर होगी। जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, यदि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। go, नेक्स्ट वन क्या होगा, द एक्सेलरेशन
द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट moving with uniform velocity is जीरो वेक्टर। इसका मतलब समझेंगे, यदि कोई पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वह 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसकी एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट है वहाँ पर जो स्पीड है वह क्या है 20 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में है, और इसकी स्पीड ना तो डिक्रीज हो रही है ना तो इंक्रीज हो रही है। मीन जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और वही सेम क्या होगी, वही फाइनल वेलोसिटी होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में वह क्या होगा, जीरो होगा। मीन यदि कोई पार्टी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। उस समय यदि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यदि हम ग्राफ के द्वारा इसको इंडिकेट करें, यदि हम एक्स एक्सिस में टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस में दिस इज द एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, और ये हमारा ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मीन यह क्या इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना है, जीरो वेक्टर होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द जीरो वेक्टर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट वेक्टर। अभी हमने देखा जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को सेम हम डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर whose magnitude is 1 mean unity 1 and its direction is same as given vector। मीन्स जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा, और इसके जो डायरेक्शन होगी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगी। हमारे पास यदि कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप के द्वारा, ए के ऊपर यह जो सिंबल है इसको हम कैप्स कहते हैं, कभी कभी इसको कैरेट भी कहते हैं, और कभी कुछ लोग इसको हैट पढ़ते हैं। मीन हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कैप पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इसे हैट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे कैरेट भी कहते हैं, CARET। मैं इसको आगे हमेशा जब भी मैं बोलूंगा तो कैप बोलूंगा। मीन यदि ए कैप है तो यह क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, और इसका यदि हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, और मॉडुलस तो 1 होगा, इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम और देखें फर्दर कि यदि हमारे पास वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वह क्या लिख दें, वेक्टर ए लिख दें, और इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसके साथ ए कैप लगा देते हैं। इसका हम बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे, तो आपको यूनिट वेक्टर विशेष तौर से ध्यान देना है। वेक्टर ए क्या है, इसका मॉड हो गया, और ये मॉड क्या होगा, मैंने बताया कि किसी भी वेक्टर का जो मॉड होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये क्या होगा, वेक्टर ए। अब यहाँ से हम ए कैप को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, दिस इज द वेक्टर ए। फर्दर हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप क्या होगा, वेक्टर जो गिवन वेक्टर होगा और उसमें मॉड ए हम किससे डिफाइन कर देंगे, मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए, मॉड ऑफ ए को हम सिंपल से क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो इस प्रकार हम किसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द कैप। तो यह जो हमारा क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा कि किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर से उसके मॉडुलस का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी हमेशा अंडरस्टूड रहेगी कि वो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। वेक्टर का जो मेन यूज है वहाँ वो कहाँ है, जब हम कोई बॉडी कहाँ मूव करती है, प्लेन में मूव कर रही है। मीन उसका जो मोशन है वह 2 डायमेंशनल मोशन है। हम आगे डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं। सिंपल से यदि कोई बॉडी कहाँ प्लेन में मूव कर रही है या तो कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, उस समय हमको वेक्टर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यदि कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रही है तो प्लेन के लिए केवल हमको हमारे लिए कितने एक्सिस की जरूरत पड़ती है, 2। या एक्स एक्सिस हो गया
और इट में बी वाई एक्सिस। प्लेन में केवल 2 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। एक्स एक्स और जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। हम इसे क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन के बाद यदि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, हम मान लेते हैं इस पार्टिकल को P लेते हैं, तो जो पार्टिकल P है, पार्टिकल P का जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या होगा? R होगा। इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर R कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो m एंड परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा? n होगा। तो इस वैल्यू को हम यदि x ले लें और इस वैल्यू को हम y वेक्टर y एंड दिस इज द वेक्टर x। जो OM है क्या है? हमारे पास OM वेक्टर है। OM मीन O ओरिजिन है और M इसका क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। ये किसके इक्वल है? वेक्टर x के इक्वल है। तो हम इसे वेक्टर x को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर x कैन बी रिटन एज x मीन इसका हमने क्या लिख दिया? मॉड लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? आई कैप लगा दिया। आई कैप हमेशा क्या इंडिकेट करेगा? यूनिट वेक्टर इंडिकेट करेगा अलोंग x एक्सिस। मीन आई कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। इसी प्रकार नंबर दूसरा देखते हैं। यदि हम सेकंड पॉइंट ले लें, क्या ले लें? यहाँ पर ON ले लें। दिस इज द ON। तो जो ON होगा हमारा वह क्या होगा? वेक्टर y होगा। एंड वेक्टर y कैन बी रिटन y इंटू j कैप। यहाँ क्या होगा? j कैप। तो जो j कैप होगा वह क्या होगा? यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। क्या होगा? y एक्सिस। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगा? ON की डायरेक्शन में होगा। तो I कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? along x एक्सिस, जबकि J कैप क्या इंडिकेट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है along y एक्सिस। ध्यान देना है, यदि कोई पार्टिकल कहाँ है? स्पेस में है। स्पेस मीन आकाश में है, आसमान में किसी पॉइंट पर है। तो यदि कोई पार्टिकल स्पेस में है, उस कंडीशन में हमको उसकी पोजीशन को शो करने के लिए 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की आवश्यकता होती है। जनरली मैं यहाँ x एक्सिस, यहाँ इसे y एक्सिस और यहाँ z एक्सिस लेता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस लेता हूँ, लेकिन यह रिजिड नहीं है। आप x एक्सिस इसे लिख सकते हैं, x इसे लिख सकते हैं, y इसे लिख सकते हैं, z इसे लिख सकते हैं, या x एक्सिस इसे ले सकते हैं, y इसे ले सकते हैं, z इसे ले सकते हैं। किसी भी एक्सिस को हम x y z क्या कर सकते हैं? नाम दे सकते हैं। लेकिन जनरली मैं जब क्या करूंगा तो क्या करूंगा? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो z एक्सिस है, x ध्यान देना है, x और y एक्सिस, ये जो प्लेन हमारा जो बोर्ड है तो बोर्ड पे है। ये x और y तो कहाँ है? बोर्ड पे है। लेकिन जो z एक्सिस है, z एक्सिस हमने यहाँ पर 2D में शो किया है। वास्तव में यह z एक्सिस आपकी ओर है। कहाँ है? आपकी ओर या हमारे ओर है। ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के, तो इसकी पोजीशन जो z एक्सिस है यह कहाँ है? प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी ओर है, बाहर की ओर है। तो यहाँ पर जब x एक्सिस के लॉन्ग हम चलेंगे तो मैंने क्या कहा? आई कैप कहा यूनिट वेक्टर। यहाँ पर मैंने कहा y एक्सिस में चलेंगे तो क्या होगा? j कैप यूनिट वेक्टर होगा। और यहाँ पर यह क्या होगा? k कैप यूनिट वेक्टर होगा। मीन जब प्लेन में होगा तो केवल 2 आई कैप और j कैप रहेगा। लेकिन यदि कोई पार्टिकल स्पेस में है तो हम तीसरे यूनिट वेक्टर की जरूरत होगी, k कैप की जरूरत होगी। k कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? along z एक्सिस होंगे। तो यहाँ जो i, j और k होंगे इन्हें हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मीन i कैप, j कैप और k कैप जो होंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे। और यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करेंगे। यह x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, यह y एक्सिस को। इनमें क्या सिमिलरिटी रहेगी? इनका जो क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे तो 1 होगा। इसका जो मॉड निकालेंगे j का वो भी 1 होगा और k कैप का भी मॉड निकालेंगे तो ये। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है ये है कि तीनों का जो मॉडुलस होगा, मॉड होगा, वह 1 होगा। लेकिन इनमें यह डायरेक्शन अलग अलग शो करेंगे। i x एक्सिस को, j y एक्सिस को और k किसको शो करेगा? z एक्सिस को शो करेगा। देखेंगे एक टर्म आएगा हमारे पास, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर।
जब तक आप क्या करेंगे वेक्टर, जहाँ हम फिजिक्स का यूज करेंगे तो हमको जहाँ वेक्टर की जरूरत होगी, ये टर्म हमारे पास बार बार आएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर को हम एन कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, एन कैप के द्वारा। क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है, चाहे नाम कुछ भी है, तो इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। अब हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हम सिंपल सा क्या लेते हैं, एक यहाँ एक सरफेस है, कोई एक सरफेस यस है, यहाँ पर यस एक सरफेस है, तो सरफेस है तो इसकी क्या होगी, एरिया होगी। सरफेस है, सरफेस को यस हम कंसीडर करते हैं, तो सरफेस एक एरिया होगी। यह जो एरिया है, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम मान लेते हैं जो सरफेस यस की एरिया है वह एक एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करें, तो एरिया क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ दिस स्फीयर, तो जो यहाँ ये सरफेस स्फीयर नहीं सॉरी जो सरफेस है यह इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर होगा इसकी एरिया की डायरेक्शन वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी कभी सरफेस की एरिया का जो डायरेक्शन होगा आपसे पूछा जाएगा तो ये विशेष ध्यान देना है, हमको जरूरत पड़ेगी, बार बार इसको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो वह क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है यहाँ यह इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वह एरिया के उसके परपेंडिकुलर होता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर आर है। वेक्टर आर इज गिवन दैट एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। या तो इसे या वेक्टर आर को हम लिख सकते थे सिंपल सा, एक्स कैप वेक्टर एक्स, वेक्टर वाई, वेक्टर जेड। वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई प्लस वेक्टर जेड। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमको यहाँ पर क्या दो चीजें फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड आर। हमको आर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, विच इक्वल टू आर। यह किसके होगा, आर के इक्वल होगा। तो यह रूट ऑफ, ध्यान देना है, आई का जो कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे प्लस जे का जो कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे और के का जो कॉफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, यह इसका क्या होगा, मॉड होगा। नंबर दूसरा, यदि हमको यहीं पर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर करेंगे और मॉड आर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आर क्या होगा हमारा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड क्या होगा, के कैप। और मॉड ऑफ आर हमने निकाल दिया, क्या निकाला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर होगा। नंबर दूसरा लेते हैं, हमारे पास वेक्टर ए है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मॉड ऑफ ए हमको फाइंड आउट करना है और दूसरा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये दोनों चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा, क्या कहा, आपको स्क्वायर रूट करना है। आई का जो कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है ये माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस कहाँ आएगा, जे का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो इस कोएफिशिएंट क्या लेंगे, -1 लेंगे तो इसका स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट प्लस रहेगा, के का कोएफिशिएंट क्या है, -1 और यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ के माइनस का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा और दिस बिकम 4 + 1, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 6 होगा, दिस इज द ए। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए कैप। तो ए कैप के लिए मैंने कहा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ए क्या था हमारा, 2i माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर ए क्या होगा, √6। यह हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा। 2 3। अब हमको ध्यान देना है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लेते हैं वेक्टर p है i माइनस के, आई कैप माइनस के कैप है। अब हमको यहाँ दो चीज फिर से फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ p फाइंड आउट करना है और p का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि जे वाला टर्म नहीं है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मॉड पी निकालेंगे तो मॉड पी क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर और प्लस जे वाला टर्म नहीं तो उसको नहीं लेंगे, के का क्या है -1 है स्क्वायर, या आप चाहो तो इसको जे को हम क्या लिख सकते हैं, 0 करके लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। इसको क्या लिखा जा सकता है, आई प्लस 0 इंटू जे कैप माइनस के कैप लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आई का जो कॉफिशिएंट है 1 और के का कॉफिशिएंट है -1 स्क्वायर, तो 1 + 1 -1 का भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, √2 हो जाएगा इसका p, मॉड ऑफ p। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, p का यूनिट वेक्टर। तो p का यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैंने बताया वेक्टर p अपॉन मॉड ऑफ p। तो वेक्टर p की वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट किया, वेक्टर p क्या है, आई कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ p हमने क्या कैलकुलेट किया, √2। आप बुक से और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब तक आप साइंस से जुड़े रहेंगे, वह चाहे फिजिक्स हो चाहे वह मैथमेटिक्स हो, इवन इंजीनियरिंग फील्ड में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू।